हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा फर्स्ट चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, और उसमें हमने क्या पढ़ा था पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर करेंगे आज का क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो आपके मॉड्यूल में आपके स्टडी मैट का कौन सा है, सेक्शन बी का पार्ट है। ये हमने लिखा भी था कल, सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया था। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा इसका नाम है। और ये जो पूरा सेक्शन बी है ये आपका 35 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 35 मार्क्स का। ये सब बातें हमने की थी। और चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले जो हमने कवर किया था वो था अप्रोचेज ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या था? अप्रोचेज ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या कौन कौन सी अप्रोचेज थी? एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अच्छा, ये टॉपिक्स हमने यहाँ पे क्यों लिख रखे हैं बताया था मैंने कि जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद क्या हमको चेक करना है कि ये टॉपिक के नाम देखकर हम इनके बारे में बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। अगर बोल पाते हैं दैट मीन्स हमको चीजें याद है, नहीं बोल पाते हैं दैट मीन्स हमको अभी तक और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो क्या लगता है कि आप अप्रोचेज ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में अभी आप बोल पाएंगे कि सर सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब सिक्योरिटी को वैल्यूएशन करना, ठीक है, एनालाइज करना कि उसको हमको बाय करना है कि नहीं करना है, या उसको सेल करना है या होल्ड का डिसीजन देना। इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है हमारे पास फंडामेंटल अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं उसकी अर्निंग्स को चेक करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल को चेक करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास और उसकी डेट बर्डन वगैरह ये सब मतलब फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह इन सबको चेक करते हैं। और एक होता है सर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसके चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, इंडिकेटर्स को देखते हैं, प्राइस मूवमेंट को देखा जाता है। तो ये सब आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें रिकॉल हो रही हैं दैट मीन्स आपको वो चीज याद हो गई है जो मैंने पढ़ाई थी। अगर नहीं रिकॉल हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिर से प्रैक्टिस की नीड रहेगी। तो यहां से हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने कहा था अप्रोचेज के अंदर, मान लो कि आप एसबीआई का शेयर खरीदने वाले हो और अब आपको क्या करना पड़ेगा, एसबीआई की कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा। इसको एनालाइज करने के लिए अपने पास क्या है, दो मेथड्स हैं। एक फंडामेंटल जिसमें हमको अर्निंग्स चेक करना होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना होता है, ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह चेक करना होता है। एक होता है टेक्निकल जिसमें हमको प्राइस मूवमेंट वगैरह, मार्केट ट्रेंड वगैरह और चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स वगैरह को चेक करना होता है, राइट। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि भैया डायरेक्ट कंपनी पे हिट मत करो, पहले इकोनॉमी को देखो। इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इंडस्ट्री है या ग्रोइंग कंट्री बोल दो, ग्रोइंग कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पर काफी अच्छा आपको क्या रहता है, एडवांटेज रहेगा इन्वेस्ट करने का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया अब इस कंट्री में भी तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने, कंपनीज जो है अपनी, वो अलग अलग इंडस्ट्री से, उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज बनी हुई है। कोई बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोई फार्मा इंडस्ट्री है ना, कोई होटल इंडस्ट्री है वगैरह। तो मैंने कहा कि एसबीआई कौन से बिलोंग करता है, बैंकिंग। तो पहले बैंकिंग का फ्यूचर देखो और देन उसके बाद देखो भैया इस बैंकिंग सेक्टर में भी कौन सी बेस्ट कंपनी है, एसबीआई है या कोई एक्सिस है, एचडीएफसी है, कौन सी बैंक में अपने को पैसा लगाना यहाँ पर बेस्ट होगा। तो ये सारी बातें अपने को यहाँ पर फंडामेंटल में देखनी होती है। पर्पस क्या रहता है, उस कंपनी का वैल्यूएशन। नाउ सर टेक्निकल में क्या रहता है, टेक्निकल में मैंने कहा था ये चार्ट पैटर्न होता है, किसको हम बोलते हैं, कौन सा, कैंडल स्टिक चार्ट, है ना। जनरली ये ज्यादा चलता है कैंडल स्टिक, और भी बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं लेकिन हाँ कैंडल स्टिक सबसे ज्यादा चलता है। ये कैंडल्स होती हैं जिनको हम जिससे हम जानते हैं कि भैया प्राइस का जो रेंज रही है वो क्या है, ऊपर कहाँ तक गया, नीचे कहाँ तक गया, ओपन कहाँ पे हुआ, डाउन कहाँ पे हुआ। देखो ये मैं आपको उस दिन शायद मैंने नहीं बताया, अभी मैं बता देता हूँ। ये जो रेड कैंडल है ना, ये मेरे को चार वैल्यूज प्रेजेंट करती है। चार वैल्यूज कैसे, रेड कैंडल क्या होता है कि भैया उस टाइम फ्रेम में आपका क्या हुआ, प्राइस डाउन हुआ हो। तो देखो ओपन ये शो करेगा कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज ये वाला पॉइंट शो करेगा, और हाई यहाँ पे और लो यहाँ पे। इसको OHLC चार्ट भी बोला जा सकता है, OHLC चार्ट भी बोला जा सकता है। ऐसे ही अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल मतलब क्या हुआ है, उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, शेयर का प्राइस बढ़ा है, सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ा है। तो उस केस में क्या होगा, ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, तभी ग्रीन कैंडल बनेगा ना। ओके, और हाई यहाँ पे गया और लो यहाँ तक गया था। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, उस टाइम फ्रेम मतलब हमने हमारे अकॉर्डिंग जरूरत हमें चेंज कर सकते हैं। पहले 15 मिनट्स का लगा हुआ था अगर आपको याद हो तो, फिर हमने उसको 1 डे में कन्वर्ट कर दिया था। तो जितना चाहे वहां पे जितने भी ऑप्शन है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट्स का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है, कहीं कहीं 4 घंटे का, 1 डे का, 1 मंथ का, जो टाइम फ्रेम आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसी टाइम फ्रेम के लिए ये एक कैंडल आपको प्रेजेंट करेगा। मान लो मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया, तो अब ये एक कैंडल क्या करेगी, आपको 30 मिनट्स में जो मूवमेंट हुआ ना वो बताएगी कि 30 मिनट्स में अप हुआ है कि डाउन हुआ है, और उसका
हाई कितना गया, लो कितना गया, ठीक है, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ। चलिए फिर उसके बाद क्या कहा, फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या किया जाता है, हम लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो जनरली उस कंपनी के बारे में ही डायरेक्टली एनालिसिस करते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट ट्रेंड भी ऑब्वियसली देखा जाता है। मार्केट अगर आपको शेयर खरीदना है तो हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना, ध्यान रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पहले तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहिए और देन उस कंपनी का ट्रेंड देखना चाहिए कि भैया वो कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जाना, साइडवेज मतलब ऐਵੇਂ ही घूमना, ठीक है ना, ना ऊपर का ट्रेंड है ना नीचे का ट्रेंड है, कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी थोड़ा नीचे चला जाता है, इस तरीके से। ना पर्पज क्या है सर इसका, प्राइस एस्टिमेशन जनरली इसका पर्पज रहता है। डिसीजन दोनों ही की केस में अपने ये लेना है कि भैया बाय करें, होल्ड करें कि सेल करें। ना उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। मैंने एक बार है ना बढ़िया से रिकॉल करवा दिया यहाँ पर, तो इससे आपको क्या रहेगा, एट लास्ट में क्या रहता है, जैसे मैराथन क्लासेस तो रहती रहती है, लेकिन फिर भी हर क्लास का स्टार्टिंग भी अगर आप देख लेते हैं, हर क्लास का स्टार्टिंग भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है हर दिन शुरुआत में रिवाइज करने से। अच्छा, एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि आप लोग अपने लेवल पे भी पढ़ गए हैं, सिर्फ इस भरोसे ना रहें कि भैया जाएंगे तो सर तो रिकॉल करवाएंगे ही करवाएंगे, वहीं पे कर लेंगे। नहीं, मैंने पढ़ाया, देन तुमने घर पे रिकॉल किया, देन फिर अगले दिन आके फिर तुमने नेक्स्ट क्लास जब भी चालू किया फिर रिकॉल किया। इसको स्किप भी मत किया करो कि अच्छा मेरे को आता है, नहीं, एक बार फिर से सुन लिया करो और ज्यादा याद हो जाएगा। खुद को भी पढ़ना है ना, इसको और इसको भी स्किप नहीं करना है ना, दोनों चीजें। तो मैं हर बार एक लाइन तुमको बोलता हूँ और अभी भी बोलूंगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। ये लाइन फिट कर लो अपने दिमाग में। चलिए, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब सिक्योरिटी को एनालाइज किया जाता है तो ऑब्वियसली और क्या देखा जाता है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ठीक है। रिटर्न के बारे में क्या क्या होता है, तो रिटर्न के बारे में जब हम एनालाइज सिक्योरिटी एनालिसिस में हम बात करते हैं तो रिटर्न और रिस्क दोनों की बात होती है। तो हमने लास्ट क्लास में किसका बात किया था, हमने स्टार्ट किया था रिटर्न वाला पॉइंट, है ना, रिटर्न वाला जो था हमने पॉइंट स्टार्ट किया। रिटर्न होता क्या, सिंपली इन्वेस्टमेंट करने से हमको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है, जो गेन मिलता है, वो हमारा रिटर्न हुआ। अब हमने किस किस की बात की थी, हमने बात किया था जैसे किसी सिक्योरिटी को आपने होल्ड किया, तो होल्ड करने का जो ड्यूरेशन है, होल्डिंग पीरियड है, उस होल्डिंग पीरियड में आपने क्या कमाया, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, 2 साल होल्ड किया, 3 साल होल्ड किया, 5 साल होल्ड किया, जितना भी टाइम आपने होल्ड किया उस होल्डिंग पीरियड में आपने क्या कमाया, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा, इनकम प्लस प्राइस एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, पहले हमने क्या किया था, पहले फॉर्मूला नहीं देखा था, पहले देखा था हमने क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख के हमने उसको थोड़ा सा समझा और फिर फॉर्मूला बनाया। ऐसे से फॉर्मूला लिख लेने से तो अपने को कुछ समझ में आता नहीं ना, ठीक है। ओके, कहीं कहीं पहले फॉर्मूला जहां नीड होगी, फिर क्वेश्चन, कहीं कहीं पहले मुझे लगा कि नहीं तुम लोग अपना दिमाग लगा सकते हो तो पहले क्वेश्चन देन फॉर्मूला। ओके, तो इनकम जो भी होल्डिंग पीरियड में अपने को कोई इंटरेस्ट मिला हो या डिविडेंड मिला हो वो इनकम में कवर हो जाएगा, प्लस प्राइस एप्रिसिएशन मतलब जब हमने इन्वेस्ट किया था और जब हम अब उसको सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा सेल कर रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, दैट इज प्राइस एप्रिसिएशन। जरूरी नहीं है कि बढ़े, कम भी हो सकता है। मान लो 1000 रुपए में इन्वेस्ट किया तो जरूरी थोड़ी कि वो 1000 से ज्यादा ही जाएगा, 1000 से कम भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। ओके, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया हो। नाउ HPR का एक और फॉर्मूला क्या, जब आपको डेटा, देखो डेटा चेंज होते ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डेटा अपने को किस टाइप का मिलेगा कि इनकम इतना हुआ, प्राइस एप्रिशिएट इतना हुआ, या स्टार्टिंग वैल्यू इतना था, एंड वैल्यू इतना था, इस तरीके का डेटा मिलेगा। यहाँ पर अगर डेटा चेंज हो गया, हमको क्वेश्चन वाला बोले कि भैया पहले साल हमने इतना रिटर्न कमाया, दूसरे साल हमने इतना कमाया, तीसरे साल हमने इतना कमाया, फोर्थ ईयर में हमने इतना कमाया, एंड फिफ्थ में इतना कमाया, अब बताओ इन 5 सालों का मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा फिर, 1+R1 इंटू 1+R2 प्लस 1+R3। अच्छा, जरूरी है क्या कि ये पूरा 1 साल का ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है कि ये हर रिटर्न 1 साल का ही हो, है ना। जैसे आपको आगे क्वेश्चन भी आएंगे, क्वार्टरली रिटर्न दे रखा हो, क्वार्टरली रिटर्न, ये फर्स्ट क्वार्टर का, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का, और पूछा भैया साल भर में कितना कमाया तुमने, तो भी हम इस फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं। हाँ, ये जो टाइम पीरियड है वो जनरली क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ईयर के दे रखे तो ईयर के मिलेंगे, क्वार्टर के दे रखे तो क्वार्टर के मिलेंगे। अच्छा सर, अगर हमने हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम पीरियड में अगर सेम रिटर्न कमाया हो तो मैं कहा फिर तो R1 R2 R3 R4 वगैरह सब सेम हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर R तो कॉमन है ना,
तो 1 प्लस आर टू द पावर, जितना ड्यूरेशन के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे 5 साल है तो यहाँ पे पावर में 5 आ जाएगा। अच्छा, ये एक क्वार्टर का दे रखा है रिटर्न, 4 क्वार्टर का पूछा है तो ऑब्वियसली पावर में 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। तो फॉर्मूला बनता है ना, रटने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मेरे से पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको ये ऐसा होना चाहिए कि भैया आप रटना तो नहीं पड़ रहा है ना। चलो देखो, एनुअलाइज रिटर्न CAGR, फिर हमने देखा था होल्डिंग पीरियड रिटर्न के बाद CAGR। मैंने कहा चलो 5 साल हमने किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड 5 सालों का रिटर्न तो हमने पता किया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि ऑन एन एवरेज हर साल मुझे कितना रिटर्न मिला, वो भी कैसा, ग्रोइंग रिटर्न दिखाना है मेरे को, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, कंपाउंडिंग रिटर्न देखना है मेरे को कि हर साल मैंने कितना कमाया। मतलब इस तरीके का मेरे को रिटर्न बताना है कि उसमें हर साल मुझे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिले। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। होल्डिंग पीरियड रिटर्न है और यहाँ पर n क्या है सर, n है वो टाइम पीरियड, वो होल्डिंग पीरियड है, n इक्वल्स टू आप कह सकते हैं होल्डिंग पीरियड है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इन ईयर्स, होल्डिंग पीरियड इन ईयर्स लेंगे हम यहाँ पर, वो अभी मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, जो बुक वाला है कंटेंट वहां पे भी जाके पढ़ेंगे ना। एक और फॉर्मूला क्या CAGR का, मैंने कहा ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन इसका बेस फॉर्मूला क्या है, ये वाला। आप इसको याद करेंगे और इसको CAGR बोल देंगे ना आर को तो भी चलेगा। इतना सॉरी, तो बहुत टिपिकल हो गया, टिपिकल नहीं, उसी को शफल करके बनाया ना। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर, ये जो इधर पावर n है उधर शिफ्ट होएगा लेफ्ट में तो 1 बाय n हो जाएगा, और ये जो इधर +1 में इधर -1 में हो जाएगा। दैट्स इट, नाउ सिंपल। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे, उनको मैं रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। कोई लगेगा क्वेश्चन भी रिकॉल करवाने जैसा तो करवा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में डिविडेंड्स गिवन थे और 1500 1800 इन दोनों का डिफरेंस लेके प्राइस एप्रिसिएशन डिवाइड बाय 1500 करके HPR आ गया। फिर CAGR पूछा तो फॉर्मूला लगाया 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। अच्छा सर ये कैसे होगा, पावर सॉल्व, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए अपने पास ये 5 स्टेप होते हैं। किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए, पावर में चाहे 1 बाय 5 हो, चाहे 1 बाय 6 हो, चाहे 2 बाय 5 हो, चाहे 2 बाय 10 हो, चाहे पावर में 730 हो, ठीक है, 365 मिल जाए तुमको कहीं पर, या फिर पॉइंट्स में मिल जाए 0.40 हो, है ना, 0.60 हो। तो ऐसा पावर सॉल्व करने के लिए आप क्या देखो, पावर में अगर 2 है, पावर में अगर 5 है, तब तो वो बहुत नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेटर से इजीली हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 5, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 इंटू इक्वल टू किया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 5 इक्वल टू करते जाऊंगा, एक बार और मल्टीप्लाई होता जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। कोई ऐसा पावर आ जाएगी जो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में हो, मतलब डेसिमल में हो, तो फिर हमको प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे केस में आपको ये क्या करना होगा, ये 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। उसमें भी मैं तुमको बता दूं, पावर 1/2 में ये 5 स्टेप फॉलो मत करना। पावर 1/2 का मतलब होता है एक बार रूट। पावर में अगर 1/4 है इसका मतलब 2 बार रूट का बटन प्रेस कर दोगे तो आपका वो कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे मान लो 100 की पावर 1/4 सॉल्व करनी है ना, 256 की लेते हैं अपन, 256 की पावर 1/4, 256 लिखा, एक बार रूट किया 16 आ गया, ये पावर 1/2 सॉल्व हो गया। एक बार और रूट किया 4 आ गया, ये पावर 1/4 सॉल्व हो गया। अब मान लो मुझे 1/8 सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, कितना बार रूट करना होगा, 3 बार या 4 बार, 3 बार करने से काम हो जाएगा। क्यों, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8 है ना, तो 3 बार रूट करने से काम चल जाएगा। तो एक बार और रूट कर दूंगा, 2 आ गया। तो 256 की पावर अगर मुझे 1/8 सॉल्व करना है तो 256 लिखा कैलकुलेटर पे और देन 3 बार रूट का बटन प्रेस करूंगा, काम हो जाएगा। समझा क्या, अरे समझा क्या, समझा सर, चलो बस। तो 1/2 1/4 और 1/8 करने में ना, ये फालतू में इतना बड़ा बड़ा स्टेप मत करना रे, इतना बड़ा बड़ा स्टेप करोगे ना फालतू टाइम खोटी होगा। चलो अब देखो आगे, और कौन सा एग्जाम्पल किया था, ये वाला भी किया था ना। इसमें कहा था 10% 20%, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 20%, तो दोनों साल में कितना कमाया, तो 10 और 20 30 नहीं 32, क्यों, कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। ओके, एनुअलाइज रिटर्न, इसमें कैसे होगा, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। इसमें देखो पावर 1/2 था ना, तो मैंने बिल्कुल वो 5 स्टेप्स फॉलो नहीं किया था। मैंने क्या किया, 1.32 लिखा और सिंगल एक बार रूट का बटन प्रेस कर दिया, दैट्स इट, और -1 करते ही मेरे पास आंसर आ गया 0.1489, हो गया काम। सो सिंपल। चलिए अब क्या करें सर, ये एक्सपेक्टेड वाला तो कुछ भी नहीं था ना, रिटर्न को उनकी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना था। अब आ जाते हैं हम हमारे बुक में, तो आ जाओ।
ये मैंने पढ़ाई दिया था आपको। अब हमारे बुक के अंदर हम आ जाते हैं डायरेक्ट। एक तो फॉर्मुलाज यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं। फॉर्मुलाज के लिए देखो मैंने अलग से प्रॉपर इस तरीके से बॉक्स बना रखा है, उसके अंदर फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, तो आपको रिकॉल करना, आपको याद करना ईजी रहेगा ना। तो एचपीआई का फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ ही लिया है। देन एनुअलाइज रिटर्न का फॉर्मूला एंड वैल्यू डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n-1 और 1 प्लस एचपीआर टू द पावर 1/n-1। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, यहां पर भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, देखो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले आराम से करते चलो। रेगुलर बैच है, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना अपने को, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आराम से हौले हौले हर चीज को एकदम धीरे से सॉल्व करते चलेंगे जब तक पूरा समझ में नहीं आए तब तक। अच्छा, कोई भी आपके डाउट आए, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप डाउट आए, एक दो क्लासेस और आगे तक देखो, फिर भी वो डाउट नहीं हटता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे 7737806700 पे, आपके डाउट सॉल्व जरूर होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹10,000 इन शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी 10 years ago। 10 साल पहले इसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। हिज शेयर्स इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड डिविडेंड, ये क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड डिविडेंड। एक्चुअली इन 10 सालों में जो भी इसको डिविडेंड मिला ना, उस डिविडेंड को क्या किया इसने, री इन्वेस्ट कर दिया। मतलब इसी शेयर में, मतलब मुझे अगर 100 रुपए मिले, 200 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, तो वो जो भी पैसा मुझे मिलता गया, मैं इसी कंपनी के शेयर्स खरीदता गया, री इन्वेस्टेड डिविडेंड। इसका मतलब देखा जाए तो मेरे को होल्डिंग पीरियड में जो भी इनकम हुआ, इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो भी इनकम हुआ, क्या वो इनकम मेरे पास रहा, क्या वो इनकम मेरे पास रहा, नहीं रहा। मैंने उस इनकम को क्या कर लिया, उस इनकम से नए शेयर्स खरीद लिए हैं, और नए शेयर्स खरीदने के बाद अब 10 साल बाद वो जो इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 रुपीज का था, अब हो गया है 23,800। तो इसके अंदर वो जो अपना डिविडेंड मिला था, उससे नए शेयर्स जो खरीदे हुए हैं उनका वैल्यूएशन भी शामिल है। तो अब इस केस में आप जो एचपीआर का फॉर्मूला है उसमें इनकम को इग्नोर मार देना। क्यों मार देना, क्योंकि वो इनकम तो मिली नहीं ना, जैसे मिला हमने री इन्वेस्ट कर दिया, है ना, तो उसकी वजह से। अच्छा, री इन्वेस्ट नहीं करते ना तो हमारा वर्थ इतना होता भी नहीं, है ना। डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया तभी आज हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 23,800 है। ओके सर, चलिए कैलकुलेट एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, और एनुअलाइज रिटर्न। देखो अगर किसी को फिर भी डाउट हो कि सर कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूं। मान लो मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है ना, मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है। ओके, अब मैंने क्या किया, हर शेयर कितने रुपए का है, हर शेयर मान लो 20 रुपए का, 20 रुपीज का। तो मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 2,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। अब फर्स्ट ईयर मुझे डिविडेंड मिला, फर्स्ट ईयर मुझे डिविडेंड मिला कितना, मान लो मुझे डिविडेंड मिला टोटल में, इन टोटल ये कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया। अब 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 100 शेयर्स पे 2 रुपए का डिविडेंड दिया, तो 200 रुपए हो गए। ओके, पहले साल ही मान लेते हैं, ठीक है, 200 रुपए हो गए। और ये 200 रुपए जब मैंने क्या किए, मार्केट में इससे शेयर्स वापस खरीद लिए, और उस टाइम मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा था 25 रुपए हो गया, मान लो बढ़ के 25 रुपए हो गया। तो मुझे कितने शेयर्स और मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स और कितने मिल जाएंगे, 200 रुपए का डिविडेंड था, वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 25 रुपए शेयर का प्राइस चल रहा है, मेरे ख्याल से 200/25 8 हो जाएगा। 8 शेयर्स मेरे को और मिल गए। अब मेरे पास टोटल कितने शेयर हो गए, 108 शेयर्स हो गए, 108 शेयर्स हो गए। और मार्केट में रेट कितना है, मान लेता हूं साल के एंड में, ये तो डिविडेंड तो मुझे साल के मिड में मिला, साल के एंड में शेयर का प्राइस हो गया 30। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्वेश्चन कैसे बना है, मैं कहूंगा कि मैंने इन्वेस्ट किया था 100 शेयर्स इंटू 20, 2,000 रुपए, और एक साल बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वर्थ है वो कितना हो गया है, 108 शेयर्स इंटू 30, 3240। तो इन्वेस्ट किया था 2,000 और अब हो गया 3240। तो अब बताओ, अब मैं इस 3240 में क्या इनकम को, इस 200 रुपए को अलग से कंसिडर करूं, क्या मैं ऐसे देखूं कि 3240 माइनस 2,000, ये तो मेरी ये कमाई हो गई,
प्लस 200 रुपए ये कमाई होगी। नहीं, आप इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो भैया इसकी वैल्यू कैसे बढ़ गई फिर तो अगर इसको देख रहे हो तब तो आपको ये तो गलत पैटर्न हो जाएगा कि आप 200 रुपए आपकी कमाई हुई नहीं, आपकी पॉकेट में आए नहीं, आया और चला गया, इनफ्लो हुआ और देन आउटफ्लो हो गया, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। अल्टीमेटली एक साल बाद आप अगर देख रहे हो तो आपके पास से लगे कितने, आज 2000, और एक साल बाद आ कितना आ रहा है 3240। इस दौरान आपके पास 200 रुपए आए भी और चले भी गए। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर इसको नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ, HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या रहेगा? फॉर्मूला वही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम प्लस, हर बार एग्जाम में भी ध्यान रखना फॉर्मूला जरूर लिख कर आए, एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सर टाइम कम हो तो तब भी लिख कर आए। हाँ, एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला अगर बार बार लिखने का जरूरत पड़े तो मत लिखना, एक बार लिख देना बहुत है। इनकम प्लस एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सर फॉर्मूला चेंज कर दिया आपने? मैं कहा नहीं, एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मतलब प्राइस एप्रिसिएशन ही तो होता है, सिंपल, इनटू 100 कर दो। कितना आएगा देखो, इनकम के नाम पे कुछ नहीं लेना, नील कर देना। क्यों? क्योंकि इट इज री इन्वेस्टेड, इट इज री इन्वेस्टेड। स्टार मार्क लगा देता हूं। डिविडेंड इज री इन्वेस्टेड, डिविडेंड जो मिला उसको क्या कर दिया गया है, री इन्वेस्ट कर दिया गया है। चलिए, नील कर दिया। देन एंड वैल्यू कितना है 23,800, इनिशियल वैल्यू कितना 10,000, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10,000 इंटू 100 इंटू 100। ओके, नाउ एनुअलाइज रिटर्न। सर इसको सॉल्व करो, 23,800 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 138%, 138%। डन। एनुअलाइज रिटर्न क्या होगा, मतलब CAGR क्या होगा, CAGR फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। ओके, यहां पर n क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच HPR इज गिवन, वो ड्यूरेशन जिसके लिए आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न गिवन है। इन शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, इन शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड। ओके, डन। नाउ HPR कितना है 138%, 138% को क्या मैं 138 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं? जैसे 40% को 0.40 लिख सकते हैं, वो कैसे है 40 डिवाइड बाय 100 ना। वैसे 138% मतलब 138 डिवाइड बाय 100, 1.38 आप लिख सकते हो। 1.3 लिखता तो शायद कोई कंफ्यूज जाता, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 होता है ना। नाउ 1 बाय n, n के नंबर ऑफ ईयर्स कितना 10 ईयर्स अगो, कितने साल पहले 10 साल पहले। तो पावर में क्या कर दोगे आप 1 बाय 10 माइनस 1। नाउ 1 प्लस 1.38 to the power 1 by 10 minus 1. It is 2.38 to the power 1 by 10 minus 1. सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर, दिया तुमको टाइम, सॉल्व करके बताओ। 2.38 टू द पावर 1 by 10। तुम उधर सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, देखो बता नहीं रहा हूं मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करवाने वाला मैं तुमको। ओके, 2.38, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ 12 बार रूट का बटन, सुनना नहीं तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस क्या कर देता है 1, सेकंड स्टेप है ना, इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू, 4 स्टेप हो गया। देन फिफ्थ स्टेप क्या, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मेरे आ गया है आंसर, तुम्हारे आया कि नहीं आया देख लेना तुम लोग, है ना। कितना आया 1.090589, तो 6 कर सकता हूं, 6 कर देता हूं, -1, ये आ गया
0.0906 और यूं कहें 9.06%। 9.06% हमने एनुअली कमाया है। 9.06% हमने एनुअली कमाया ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या यूं कहूं ऑन द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऑन द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने जैसे मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर पहले साल कमाया 9.06, तो प्लस किया मैंने 9.06%, ये एक साल हो गया। अभी मेरे पास हो गया 109 रुपए 6 पैसे। अब अगले साल कमाऊंगा तो इस 109 रुपए 6 पैसे पे कमाऊंगा, प्लस करूंगा 9.6%, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया 119.52। तो 2 साल बाद मेरे पास 119 रुपए 52 पैसे 53 पैसे करीब हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या करें? अच्छा मैं अगर कहूँ कि हर साल मेरा रिटर्न 9.06% है, बताओ 10 साल में मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? तो याद है वो फॉर्मूला 1+r इंटू 1+r इंटू 1+r, वो भी यूज कर सकते हो। जैसे 1.0906 1+r, 1+r कितना 0.0906 की पावर 10 है ना। 10 साल में देखना है मेरे को, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला। अभी मैंने CAGR निकाला ना, तो इस r को यूज करते हुए मैं वापस HPR कैलकुलेट करता हूं। तो 1+r कितनी बार? 10 टाइम्स ना। अब टू द पावर 10 करना मेरे लिए बड़ा इजी है ना, आसान है। इनटू किया, इक्वल टू किया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार और इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। माइनस कर देता हूं 1, वो 1 जो हमने 1+HPR किया था ना 10 1, तो ये 1+r, ये 1 हटा देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। अब आया 1.38, मतलब इंटू 100 किया तो 138%, मतलब मेरा 10 साल का जो रिटर्न है वो कितना है? 138%। तो HPR से CAGR और CAGR से वापस HPR। अच्छा ये CAGR है, हाँ। एक रेट ऑफ रिटर्न है जो आपने हर साल कमाया, उससे 10 सालों का होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो इधर से उधर, उधर से इधर, सब सीखा है ना, इसकी टोपी उसके सर। चलो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना? 5000 है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 है। डिविडेंड रिसीव्ड इन 5 ईयर, 5 साल में जो डिविडेंड मिला 20 10 25 25 और 20। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड आफ्टर 5 ईयर, इस बार कहीं बोला क्या कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया है? नहीं। इसका मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे कि भैया हमको रिसीव हुए हैं। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड आफ्टर 5 ईयर 7000, कैलकुलेट HPR एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो पहले HPR कैलकुलेट कर देते हैं। अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें बार बार तो इनकम, अभी तो लिखना ही ना क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकम प्लस प्राइस एप्रिशिएशन, इनकम प्लस प्राइस एप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितना? 20 10 25 25 20 और प्राइस एप्रिशिएशन कितना? 7000 माइनस 5000 होल डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 5000, 5000 रुपए इंटू 100। देखो कितना आ रहा है? 2000 तो ये हो गया और 100 ये होगा आई थिंक। 20 प्लस 10 प्लस 20 और 25 25 50 होता है ये 100, ये हो गया इनकम। और 2000 हो गया प्राइस एप्रिशिएशन, 2100 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, 42%। 42%, तो 5 सालों का टोटल जो रिटर्न है वो 42% है। नाउ CAGR देख लें। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअलाइज रिटर्न कितना है? फॉर्मूला क्या लगेगा? इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये लो, हाँ जी। नाउ CAGR फॉर्मूला क्या रहेगा? 1+HPR टू द पावर 1/n-1।
सो 1+HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना 42%। कितने साल में कमाया तुमने? 5 साल में। ओके 5 ईयर्स में, तो एक साल में कितना कमाया? 5 साल का अगर ये है तो एक साल का कितना है देखो जरा, कितना आ रहा है पता करो फटाफट से। वो 5 स्टेप्स 1/5 है तो 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 1.42 दिखाऊं क्या तुमको भी? 1.42 लिखा। देन उसके बाद तुमको क्या करना है, 12 बार रूट का बटन। तो ये रूट का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, -1 इक्वल टू, तो माइनस किया 1 किया इक्वल टू। थर्ड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय पावर। तो मल्टीप्लाइड बाय पावर कितना 1/5 था, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू डन। फोर्थ स्टेप क्या होता है, +1 इक्वल्स टू, तो ये +1 इक्वल्स टू। ओके। देन फिफ्थ स्टेप कौन सा, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार। तो मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह है मेरे 1.07265 1.07265 -1। ओके कितना आ गया ये सर, ये 0.07265 या यूं कहें 7.265%। 7.265%। ओके। तो CAGR आ गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, ये 7.265 है ना, 1.07265 लिखा, 1 प्लस रेट लिखा, कितने साल, 5 साल तक ना, तो इनटू इक्वल टू किया, 2 बार हुआ, 3 4 5। ओके कितना आ रहा है, 1.42 आ गया ना, मतलब 1 रुपए पे 42 पैसे आपने कमाए। 1.42 का मतलब क्या, 1 रुपए पे 42 पैसे, 42 पैसा। ये 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 42 पैसा आप इस पे कमाए हो। ठीक है, 5 सालों में। डन, सिंपल। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ शेयर होल्डर अर्न क्वार्टरली 5%, देन व्हाट विल बी हिज एनुअलाइज्ड रिटर्न। अगर शेयर होल्डर 5% कमाता है क्वार्टरली, तो बताइए उसका एनुअलाइज रिटर्न कितना होगा, सालाना रिटर्न। तो सिंपल इसको इस तरीके से लेना, क्वार्टरली, एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स में इतना कमा रहा है तो 12 मंथ्स में वो कितना कमाएगा ना। तो आपको एक क्वार्टर का रेट दे रखा है, 4 क्वार्टर का पूछा है, एक क्वार्टर में 5% तो 4 में कितना, सिंपल। ये आपका होल्डिंग पीरियड कंसिडर कर लो भले क्वार्टरली। अब 4 साल 4 क्वार्टर का बता दोगे तो बड़ा सिंपल है एनुअलाइज रिटर्न। अगर आप HPR वाला फॉर्मूला लगाते हो, 1+HPR यहाँ पे यूज करते हो, HPR को यूज करते हो फॉर CAGR, तो दिस वन समझना इसको। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, एनुअलाइज रिटर्न का फॉर्मूला हमने सीखा है 1+HPR टू द पावर 1/n-1। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना, सर क्वार्टरली बोला तो हम मान के चलते हैं हमने क्वार्टरली होल्ड किया, मान लो कि होल्डिंग पीरियड कितना है क्वार्टरली 5%। ओके, एन में क्या लिखोगे, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो सर एक क्वार्टर तो क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स क्यों, क्योंकि ये एक साल है, 1, एक साल में कितना, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ नीचे कितना, ये आपने होल्ड कितने टाइम के लिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 5%। कितने के लिए, क्वार्टरली, एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर मतलब साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं ना। एक बच्चे ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा, सर 4 क्वार्टर मतलब एक साल। अब मैं एक क्वार्टर का क्या करूं बताओ, एक क्वार्टर क्वांटिटी नहीं रे, क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर। ओके, 1 क्वार्टर क्या रहेगा, 1/4 कर दो ना, 1/4 ईयर्स, 1/4 ईयर्स, या यूं कहें 0.25 ईयर्स, 0.25 ईयर्स, बस डन। अब सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, 1.05 टू द पावर 1/0.25 क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली यार इतना ज्ञानबाज किया, 0.5 ना, 5% तुमने कमा रहे हो एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में कितना कमाओगे, सिंपल है ना। एक साल में इतना तो 4 साल में कितना आता है कि नहीं आता, सेम वैसे ही एक क्वार्टर में इतना तो 4 क्वार्टर में कितना, डन। तो 1.05 की पावर 4, 1.05 इंटू इक्वल टू किया 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 बार, एक बार इक्वल टू और किया 4 बार, तो 1.2155 -1 कर देते हैं, 0.2155 और 21.55%, डन। चलिए हो गया 21.55%। ओके, नाउ ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया यहाँ पर, व्हाई नॉट 5% टू 4।
सर एक क्वार्टर में 5% कमा रहे हैं तो 4 क्वार्टर में 20% हुआ ना, बट आपने तो 20% की जगह 21.55 हो गया। ये बढ़ कैसे गया? कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो आपने क्वार्टर 1 में कमाया उस पर भी तो क्वार्टर 2, 3 और 4 में कमाओगे। जो क्वार्टर 2 में आपने कमाया उस पर भी तो 3 और 4 पे रिटर्न कमाओगे। जो 3 में कमाया आपने 3 में, उसमें 4 में भी तो रिटर्न कमाओगे। बिल्कुल। तो मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किए, पहले क्वार्टर में 5% कमाया, तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद तुम्हारा वही 100 रुपया कितना बन गया? 105। अब अगले क्वार्टर में तुम फिर 5% कमाओगे, तो अभी 100 पे कमाओगे कि 105 पे? ऑब्वियसली 105 पे। कंपाउंडिंग इफेक्ट यही तो होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो सिर्फ 100 पे नहीं कमाओगे, वो जो 5 रुपए तुम्हारा इनकम है, रिटर्न है, उस पर भी तुम क्या करोगे? 5% कमाओगे। तो 105 पे 5% तुमने कमाया और वर्थ हो गया 110.25। देन नेक्स्ट क्वार्टर में 110.25 पे कमाओगे, फिर वैल्यू हो जाएगा 115.76। तो फोर्थ क्वार्टर में आप इस पर 5% कमाओगे और ये टोटल फिर वैल्यूएशन हो जाएगा कितना? 121.55। अब 100 रुपए लगाए थे, लास्ट में हो गया 121.55, तो कितना रिटर्न बैठा बैठा 21.55। डन। चलिए, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। हाईलाइट कर दें सर? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करना चाहोगे तुम? करो। ट्राई करना चाहोगे? करो। सपोज क्वार्टरली रिटर्न्स आर फर्स्ट क्वार्टर 5% कमाया, सेकंड क्वार्टर 8% कमाया, थर्ड क्वार्टर तुमने कमाया नहीं, गंवाया। कितना? 2%। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि हर बार पॉजिटिव रिटर्न हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। बिल्कुल, मतलब कमाई होने की वजह नुकसान भी तो लग सकता है। क्वार्टर 4 10%। अब बताइए एनुअलाइज रिटर्न कितना रहेगा? तो एनुअलाइज रिटर्न के लिए पहले क्या कर देते हैं, वही 2 स्टेप में अपन सॉल्व कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। मैं पहले HPR और देन एनुअलाइज रिटर्न बता रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भैया हर क्वार्टर का रिटर्न दे रखा है और क्वार्टर है ना, 4 क्वार्टर को मिलाओगे तो एनुअल अपने आप आ जाएगा। एनुअल अपने आप आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन होते हैं। चलो, पहले हमने, क्योंकि हर बार CAGR के लिए पहले HPR को बेस रखा है, तो पहले HPR कैलकुलेट कर देते हैं। दिमाग में कैसे भी बदल दो। अगर मैं होल्डिंग पीरियड अगर ये मानता हूँ क्वार्टर 1 कि भैया मेरा होल्डिंग पीरियड इतना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एनुअलाइज रिटर्न कैसे होगा? वही क्वार्टर के हिसाब से, एक क्वार्टर में इतना, तो 4 क्वार्टर का 1+R इंटू 1+R इंटू 1+R कर दूंगा। HPR देखते हैं कैसे आएगा। अगर मेरा होल्डिंग पीरियड, अगर मैं मानता हूं, मैं लिख देता हूं, इफ होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर। अगर मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है? 1 साल है, तो HPR क्या होगा? 1+R इंटू 1+R इंटू 1+R इंटू 1+R माइनस 1, राइट? 1+R1 फर्स्ट क्वार्टर में क्या कमाया, इंटू 1+R2 इंटू 1+R3 इंटू 1+R4। 4 क्वार्टर में जो भी कमाया 1+R इंटू 1+R इंटू 1+R माइनस कर देंगे बस। नाउ 1.05, 1.08 और 1 में से माइनस करेंगे 2%, तो 1 माइनस 0.08 2, तो आ जाएगा 0.98। 1 प्लस 10% मतलब 1.10। किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो कैलकुलेटर पे करके देख लेगा। क्या करेगा? 5% मिला तो 1 प्लस 5% किया 1.05। 8% मिला तो 1 प्लस 8% करेगा 1.08। माइनस का 2% है तो 1 माइनस 2% कर देना, आ गया 0.98। सिंपल। अब 1.05 इंटू किया 1.08 इंटू किया 0.98 इंटू किया 1.10 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास 0.22245। 0.22245 लिखो तो लिखो, मत लिखो तो ये हुआ 22.245%। डन। 22.245%। अब एनुअलाइज्ड की बात करूं तो जैसे मेरे पास HPR आ गया, तो एनुअलाइज्ड क्या रहेगा? सर 1+HPR टू द पावर 1/n-1। समझना इस चीज को। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना मैंने माना था? मेरा होल्डिंग पीरियड 1 साल है, तो मेरा रिटर्न है 0.22245।
एक साल है ना, नंबर ऑफ जो होल्डिंग पीरियड, एन मतलब होल्डिंग पीरियड एक साल। ओके, ये भी वन, ये भी वन, -1 किया, 0.22245 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 22.245%, 22.245% डन पर एनम हो गया, 22.245% पर एनम। सर ये दोनों सेम क्यों आया? क्योंकि 4 क्वार्टर मिलके बनता तो एक साल ही है ना। 4 क्वार्टर का तुमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखा, अब तुम साल भर का देख रहे हो, तो एक ही तो बात है, 4 क्वार्टर का और एक साल, एक ही तो बात है। डन। सर हम इसको ऐसा कर सकते थे डायरेक्टली, एनुअलाइज रिटर्न। कैसा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लग सकता था। बिल्कुल भाई, एक क्वार्टर में तुमने जो कमाया, डायरेक्टली इसको भी बोल सकते थे, एनुअलाइज रिटर्न कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीपल ईयर्स का आपको रिटर्न दे रखा है 10, 15 और 20। व्हाट विल बी हिज एनुअलाइज रिटर्न? क्या होगा उसका एनुअलाइज रिटर्न? सोचो, लगाओ दिमाग, उसका एनुअलाइज रिटर्न क्या होगा? सर अगेन पहले एचपीआर देन एनुअलाइज रिटर्न। तो एचपीआर अगर करते हो तो 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर। ओके, मल्टीपल ईयर्स बोला है, क्वार्टर नहीं है इस बार। हाँ क्वार्टर नहीं है भाई, मैं क्वार्टर सोच रहा, क्वार्टर नहीं है, 3 साल है, मल्टीपल ईयर्स है, और तीनों सालों का होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। ये लो जी, 3 साल में हमने क्या कमाया, तो 1.10 इंटू 1.15 इंटू 1.20 माइनस कर दूंगा 1 इक्वल टू 0.518, 0.518 मतलब 51.8% कमाया मैंने। ओके, 1.518 माइनस 1, 51.8% हमने कमाया होल्डिंग पीरियड रिटर्न 3 सालों का। 3 सालों में हमने टोटल इतना कमाया। अब एनुअलाइज कितना, तो 1 प्लस एच पी आर टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना, 518.518। ओके, कितने साल में? 3 साल में ये कमाया, तो बताओ एक साल में कितना? इसमें वापस +1 किया, 1.518 टू द पावर 1/3। अगेन वो 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार रूट का बटन प्रेस किया, -1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू देन मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मेरा आया है 1.14928, 1.14928 है ना, 1.14928, 1.14928 -1 करें तो आ जाएगा 0.14928 और 14.928%। डन, ये आ गया एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न वापस से चेक कर लूं, 1.518। ओके, इसको क्या करना है, 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इक्वल्स टू किया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, मल्टीप्लाइड बाय पावर, देन +1 इक्वल्स टू किया और देन मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 1.14928। डन। चलिए, तो धीरे धीरे आपकी भी है ना प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी करने की। नाउ अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको भी देख लेते हैं, है ना। फिर आज का क्लास थोड़ा छोटा रख देंगे, आज इतना सही कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी रहेगा। तो हम चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में हम शुरू कर दें। कल का क्लास थोड़ा बढ़ गया था, आज का थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। कभी ज्यादा कभी कम, जैसे कभी खुशी कभी गम, है ना, वैसे कभी ज्यादा कभी कम। देखो ऑलमोस्ट 1 घंटे का क्लास रहता है, कभी 5-10 मिनट ऊपर हो जाता है, कभी 5-10 मिनट कम रह जाता है। चलिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 2-4 तुमको होमवर्क दे देंगे, तुम लोग सॉल्व करके ले आना।
एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है भाई हम फ्यूचर में क्या कमाएंगे, मैंने कहा कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, क्या लगता है पास्ट पैटर्न को देखते हुए लग रहा है कि 10% कमाने का चांस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, 10% कमाने का चांस 0.10 है, 12% कमाएंगे ऐसा चांस 15% है, 13% कमाएंगे ऐसा चांस 50% है, 15% कमाएंगे ऐसा चांस 20% और 18% कमाएंगे ऐसा चांस ओनली 5% है। ओके, अच्छा तुमको पता है ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड कैसे होता है जनरली, जो अपने जैसे आपके सिमुलेशन वगैरह भी आता है ना, प्रोबेबिलिटी डिसाइड होता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर सिमुलेशन के अंदर। तो आप प्रोबेबिलिटी डिसाइड कैसे होता है, जैसे मैं अगर बात करूं मेरी मेरी एक दिन में कितनी क्लासेस सेल हो जाती है ना, मेरी एक दिन में कितनी क्लासेस सेल हो जाती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है 15 क्लासेस तो सेल हो जाती है। फिर लेकिन हाँ कभी वो क्लासेस 13 भी हो सकती है, कभी वो 17 भी हो सकती है, कभी वो 11 भी हो सकती है, कभी वो 19 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग है, लेकिन ज्यादा चांस है कि 50% चांस है कि 15 क्लासेस मेरी एक दिन में बिक जाती हैं, 15 क्लासेस मेरी एक दिन में बिक जाती है ना, मेरी मेरी अकेले की। अच्छा ठीक है, तो फिर 13 और 17 इसका कितना है, 13 और 17 होने का चांस मान लेते हैं कि 0.20 है, यहां पर भी 0.20 या 0.15 ले लो, 0.15 चांस इसका है और 0.15 चांस इसका है। अब कितना बचा, मतलब सबसे मिड वाली वैल्यू को सबसे ज्यादा वेट दिया गया, ओके, उसके आसपास वालों को कम। कभी कभी रेयर केस में लगता है कि 11 भी बिक जाती है ना, 11 भी सेल हो जाती है, कितना होगा फिर 10% चांस है, कभी 19 भी हो जाती है, इसका भी 10% चांस है। ठीक है, तो जो दूर के डेटा होते हैं उनको ऑब्वियसली चांस उनका कम होता है, इसलिए उनका प्रोबेबिलिटी लेवल भी कम होता है। तो यहाँ पर जैसे 10% है तो उसका प्रोबेबिलिटी 10% है, 18 इसका 5% है, लेकिन 13% होने का 50% है। तो कुछ डेटा जनरली इसी तरीके से आपको दिए जाते हैं, सिमुलेशन में भी आप अगर ढंग का क्वेश्चन होता ऐसे ही डेटा मिलेगा, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी तुमको मिलेगा। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है एक सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न को उनकी एक्सपेक्टेड जो भी प्रोबेबिलिटी है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एस्टिमेटेड रिटर्न, उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या रहेगा 10% ऐसा कमाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.10, 12% कमाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना 0.15, 13% कमाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना 0.50, 15% कमाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी 0.20 और 18% कमाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना 0.05। ओके 0.05। अब कैलकुलेट करके देख लो, आता है तुमको ये वाला कैलकुलेशन, है ना, सीख के आए ना तुम लोग इंटर के अंदर। चलो मैं बताता हूँ फिर भी, 10 इंटू 0.10, 10% है ना, इसको पॉइंट्स में मत लिखना, रिटर्न हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन हुआ, इनको हम क्या करेंगे लिख सकते हैं पॉइंट्स में, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते, बट बेटर होता है कैलकुलेशन में, थोड़ा इजी हो जाता है कि हम इनका परसेंटेज केवल इग्नोर कर दें और 10, 12, 13 ऐसा ले दें। ठीक है, बाकी कहाँ अपने को परसेंटेज को 0.10 ही लेना है, इधर 0.12 ही लेना, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, बट हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। ठीक है, अगर आप सब जगह ही पॉइंट्स लेते हो, मतलब 10% को 0.10 ही करते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा कन्वीनियंस फील करना है, थोड़ा कन्वीनियंट फील करना है, तो क्या होगा, हम परसेंटेज को इग्नोर करके भी देख सकते हैं। तो 10 इंटू 0.10 एम प्लस, 12 इंटू 0.15 एम प्लस मतलब मेमोरी प्लस, जो भी मैं वैल्यू स्क्रीन पे शो हो रहा है उसके बाद में एम प्लस का बटन प्रेस करता हूं तो वो कैलकुलेटर की मेमोरी में ऐड हो जाता है। 13 इंटू 0.5 एम प्लस, अब ये वाली वैल्यू भी, ये जो 6.5 है, ये भी पहले वाले दोनों वैल्यूज में ऐड हो गई है। 15 इंटू 0.20 एम प्लस, 18 इंटू 0.05 एम प्लस, ठीक है, और ये एमआरसी डन। 13.2 ओके,
मैं मान के चलता हूँ कि भैया आपने ये इंटर में नहीं पढ़ा होगा, और इवन इंटर वाले स्टूडेंट को भी यही क्लासेस मिलती है ना, सेम सेम पढ़ाया हुआ है भैया, सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे को इंटर वाले बच्चों का भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो किसी का अगर सीखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, वो इसको स्किप कर सकता है। सर अब तो पढ़ लिया, अगले वाले को स्किप कर देना। नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग ईच रिटर्न। इक्वल चांसेस है, सबका इक्वल, सर प्रोबेबिलिटी तो गिवन ही नहीं है। मैं कहा कितनी वैल्यूज हैं, 5, हर एक का इक्वल चांस है, तो फिर कितना चांस हुआ, टोटल तो 100% होता है, सबका इक्वल चांस हुआ तो कितना हुआ फिर, 20% ही तो हुआ। 20% इसका भी है, 20% इसका भी है, 20% इसका भी है, 20% इसका भी और 20% इसका भी, टोटल में तो 100 हुआ ना। 100% को 5 वैल्यूज में इक्वली अलोकेट करना था, तो 20% सबका चांस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, बाय द वे इसका आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे कि अगर इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी देने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना, जो भी रिटर्न है, 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, 18 है, सबको सिंपली ऐड करना और डिवाइड कर देना जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। तो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय क्या करना, 5, 13.6%, 13.6%। ओके, चलिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको प्रोबेबिलिटी दिया 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20, मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न टू प्रोबेबिलिटी, क्या रहेगा, करके देखो। 10 इंटू 0.2, 2 आ गया। 12 इंटू 0.2, 2.4 आ गया। 2.6, 3, 3.6, ऐड करके देख लो इन सबको, कितना आएगा, 2 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 3 प्लस 3.6, 13.6। अल्टीमेटली आना तो वही है ना, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, जब इक्वल चांसेस है, जब इक्वल चांसेस है तो चाहे 0.2 से मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड बाय 5 कर दूं, एक ही तो बात है। क्योंकि ये जो डिवाइड बाय 5 है मतलब 1 डिवाइडेड बाय 5 है, 1 डिवाइड बाय 5 मतलब 0.20, तो ये इसमें भी डिवाइड बाय 5 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, सिंपल। तो या तो सबको 10 इंटू 1/5 मतलब वही 0.20, प्लस 12 इंटू 1/5 मतलब 12 इंटू 0.20, 13 इंटू 1/5 मतलब 13 इंटू 0.20, 15 इंटू 1/5 मतलब 15 इंटू 0.20। ओके, चलिए, ये इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को भी अगर ऐसा लगता हो कि हल्का सा सर हमको मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, हमसे ये सब कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती हैं, तो कोई ना, इसलिए मैं इनको बता देता हूँ कि ठीक है, अगर कोई यहाँ पे लेवल पे है, अच्छी बात है, कोई यहाँ पर है, मुझे उसको भी यहाँ पे लेकर आना है, तभी तो हम दोनों क्या होंगे, वो दोनों स्टूडेंट और ऊपर तक बढ़ पाएंगे, इक्वल नॉलेज उनको मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, डन है क्या। तो आज मैंने आपको क्या करवा दिया, यहाँ पे रिटर्न वाले क्वेश्चन जो आपके बुक में थे वो करवा दिए। सर क्या स्टडी मैट के क्वेश्चन हो गए क्या, नहीं, अभी स्टडी मैट वाले क्वेश्चन और पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, डन। ये तो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर वो नहीं है, कहीं कहीं एग्जाम्पल्स में जरूरत पड़ती है तो मैं स्टडी मैट वाले क्वेश्चन डाल देता हूँ, वो एक अलग मैटर है, बट वो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक में गिवन है, वो हम करेंगे कब, चैप्टर एंड होने पर, या जैसे भी जरूरत पड़ेगी हमको, साथ साथ हम करते चलेंगे। चलिए, अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड